नमस्ते, वेलकम। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब संजीव वर्मा की द इंडियन इकोनॉमी के फंडामेंटल्स पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये किताब यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के बीच तो खैर बहुत पॉपुलर है, पर सच कहूँ तो इसके कॉन्सेप्ट्स हर उस इंसान के लिए रेलेवेंट है जो समझना चाहता है कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था आखिर काम कैसे करती है। बिल्कुल सही कहा। बेसिक्स समझने के लिए बहुत अच्छी किताब है ये। हाँ, तो हम इसके 12th एडिशन जिसे पवनीत सिंह ने रिवाइज किया है उससे कुछ कोर आइडियाज डिस्कस करेंगे। हमारे सोर्सेज आज इसी किताब के एक्सर्प्ट्स हैं जो इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करते हैं। जी, वो शुरुआती हिस्सा फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। एग्जैक्टली। तो आज का मिशन है इकोनॉमी के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को बिल्कुल साफ करना। इसे आप समझ लीजिए इकोनॉमी विदाउट टीयर्स, जैसा कि किताब के सेक्शन का नाम भी है। हाँ, काफी कैची नाम है ना? तो हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स आखिर है क्या, अलग अलग तरह की इकोनॉमीज कौन सी होती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है, और कुछ ज़रूरी टर्म्स जैसे इन्फ्लेशन, एफडीआई, एफआईआई, और हाँ, जैसा रिक्वेस्ट किया गया था, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स काफ़ी हैं तो डिस्कशन में इंग्लिश का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा रहेगा, मतलब एक कंफर्टेबल इंडियन इंग्लिश वाला फील। हाँ, टेक्निकल टर्म्स के लिए वो जरूरी भी आजकल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट एग्जैक्टली इज इकोनॉमिक्स। इतनी बात होती है इसकी, पर इसके पीछे का फंडामेंटल आइडिया क्या है इस सोर्स के हिसाब से? देखिए, किताब इससे फंडामेंटली एक साइंस के तौर पर डिफाइन करती है, एक विज्ञान जो एनालाइज करता है कि गुड्स और सर्विसेज मतलब चीजें और सेवाएं कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और फिर अंत में कैसे कंज्यूम की जाती हैं। अच्छा, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, पर इसमें वो एक कोर प्रॉब्लम की बात भी है शायद। हाँ, बिल्कुल। जो सबसे क्रूशल कॉन्सेप्ट है जिससे इकोनॉमिक्स जूझता है वो है स्कार्सिटी, मतलब कमी। स्कार्सिटी किस चीज की? रिसोर्सेज की। देखिए, जो फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो ये है कि रिसोर्सेज, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हों या टाइम हो या कैपिटल हो, वो लिमिटेड हैं, सीमित हैं। हाँ, फाइनाइट है। एग्जैक्टली, फाइनाइट है। जबकि दूसरी तरफ ह्यूमन वांट्स और नीड्स, मतलब हमारी इच्छाएं और ज़रूरतें, वो प्रैक्टिकली अनलिमिटेड लगती हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होती। हाँ, ये तो है। एक चीज मिलती है तो दूसरी चाहिए होती है। बिल्कुल। तो इकोनॉमिक्स एसेंशियली इसी बारे में है कि सोसाइटी कैसे इन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूजफुल गुड्स और सर्विसेज में ट्रांसफॉर्म करती है। ये हुआ एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसा किताब में लिखा है। प्रोडक्शन यानी बनाना। हाँ, बनाना। और फिर उतना ही जरूरी कि वो बनी हुई गुड्स और सर्विसेज उन लोगों तक कैसे पहुंचती हैं जिन्हें उनकी जरूरत है या जो उन्हें चाहते हैं। ये हुआ एक्ट ऑफ कंजम्पशन या डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा। अच्छा, तो मतलब ये स्केर्सिटी को मैनेज करने का साइंस है, कैसे कम चीजों से ज्यादा जरूरतें पूरी की जाए। प्रिसाइजली, ये स्केर्सिटी का मैनेजमेंट है। चॉइसेस बनाना अंडर कंस्ट्रेंट्स, कि हमारे पास जो थोड़ा है उसे कैसे एलोकेट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा वांट्स सेटिस्फाई हो सकें। समझ गई। चॉइसेस और ट्रेड ऑफ्स की बात है सारी। अच्छा, अब सोर्स ये भी कहता है कि सोसाइटीज इस प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग तरीकों से ऑर्गेनाइज करती हैं। 3 मेन टाइप्स की इकोनॉमीज बताई गई हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। इनमें क्या बेसिक फर्क है? जी हाँ, सोसाइटीज, ये जो सवाल है ना, क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, इनके जवाब कैसे देती हैं, उसी से अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम्स बनते हैं। तो चलिए, जो डेफिनेशंस दी हैं उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं। हाँ, करते हैं। सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यहां पर जैसा किताब बताती है, ड्राइविंग फोर्सेस हैं सप्लाई एंड डिमांड, जो ज्यादातर मार्केट्स के थ्रू ऑपरेट करते हैं। मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब रिसोर्सेज, फैक्ट्रीज, कैपिटल, ये सब ज्यादातर प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। अच्छा, और प्राइमरी मोटिवेशन वो होता है प्रॉफिट। डिमांड आती है कंज्यूमर्स से, बिजनेसेस से जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और गवर्नमेंट से जो गुड्स और सर्विसेज खरीदती है। यूएस मॉडल को अक्सर इसका एक बड़ा उदाहरण माना जाता है। ठीक है, ये हुआ कैपिटलिस्ट। अब सोशलिस्ट। सोशलिस्ट इकोनॉमी इससे काफी अलग है। सोर्स इसे ऐसे डिस्क्राइब करता है कि ये गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज पे बेस्ड है। क्या प्रोड्यूस करना है, इसके की डिसीजन स्टेट लेता है, सेंट्रली। सरकार लेती है। हाँ, सरकार लेती है। थ्योरेटिकली ये सोसाइटल नीड्स के आधार पर होता है, ना कि सिर्फ प्रॉफिट पोटेंशियल पर। रिसोर्स एलोकेशन प्लान्ड होता है। इसका आइडिया अक्सर वर्क कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन नीड से जुड़ा होता है। प्लान्ड इकोनॉमी। जी। और फिर तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसा नाम से ये जाहिर है और जैसा टेक्स्ट में बताया गया है, ये एक ब्लेंड है, एक मिश्रण है।
दोनों का, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का। हाँ, एक तरह से ये कैपिटलिज्म की डायनेमिज्म को हार्नेस करने की कोशिश करती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करके और मार्केट मैकेनिज्म्स को अलाउ करके। लेकिन साथ ही गवर्नमेंट का भी एक सिग्निफिकेंट रोल होता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन। हाँ, सरकार इंटरवीन करती है सोशल ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए, मार्केट्स को रेगुलेट करने के लिए, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करने के लिए और जरूरत पड़ने पर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी। सोर्स में साफ लिखा है कि इंडिया ने आजादी के बाद यही मॉडल अपनाया था। हाँ, भारत का मॉडल तो मिक्स्ड इकोनॉमी ही कहलाता है। जी। जो विजन था वो एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने का था, लेकिन एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर भी हो और साथ में प्राइवेट एंटरप्राइज भी चले। सुनने में तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी वाला ब्लेंड काफी अच्छा लगता है, मतलब अ बिट ऑफ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। पर क्या सोर्स इसके प्रैक्टिकल चैलेंजेस के बारे में भी कुछ कहता है? हाँ। मतलब ये बैलेंस बनाना कितना मुश्किल होता है, खासकर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, ये इंट्रोडक्टरी सेक्शन तो ज्यादातर मॉडल्स को डिफाइन ही करता है, पर हाँ, किताब में आगे चलकर इंडिया की कॉम्प्लेक्सिटीज पर बात होती है। स्टेट कंट्रोल और प्राइवेट इनिशिएटिव के बीच बैलेंस बनाना, हाँ। ये इंश्योर करना कि पब्लिक सेक्टर एफिशिएंटली काम करे और प्राइवेट ग्रोथ को दबाए भी नहीं। इंटरवेंशन की पॉलिटिकल इकोनॉमी को नेविगेट करना, ये सब रिकरिंग थीम्स हैं जब इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी जर्नी डिस्कस होती है। डेफिनेशन खुद ही एक इनहेरेंट टेंशन की तरफ इशारा करती है। इकोनॉमिक फ्रीडम देना, लेकिन सोशल एम्स के लिए गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी अलाउ करना, और लेकिन को सही से मैनेज करना ही असल चैलेंज है। समझ गए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। सोर्स स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमी पर बात करता है। इसे कैसे ब्रेक डाउन किया गया है? हाँ, स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। ट्रेडिशनली तो हम 3 ब्रॉड सेक्टर्स सोचते हैं: एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। हाँ, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। बिल्कुल। पर सोर्स असल में एक ज्यादा न्यूआंस 5 लेवल का क्लासिफिकेशन देता है एक्टिविटी टाइप्स के आधार पर। इससे मॉडर्न इकोनॉमीज कैसे फंक्शन करती हैं, इसकी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। 5 लेवल्स? अच्छा, बताइए कौन कौन से? पहला है प्राइमरी एक्टिविटीज। ये सब कुछ सीधे धरती से एक्सट्रैक्शन से जुड़ा है। रॉ मटेरियल्स, बेसिक फूड्स जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, क्वारिंग, ये बिल्कुल बुनियाद है। ठीक है, प्राइमरी। दूसरा है सेकेंडरी एक्टिविटीज। इसमें उन रॉ मटेरियल्स को लेकर उन्हें फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ये मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र है। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जैसे मेटल वर्किंग, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, टेक्सटाइल्स, केमिकल इंडस्ट्रीज, एनर्जी यूटिलिटीज, शिप बिल्डिंग, मतलब चीजें बनाना। मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्टर। हाँ। तीसरा है टर्शरी एक्टिविटीज। ये बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर है। ये कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बनाता, बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सोर्स ने एग्जाम्पल्स दिए हैं जैसे रिटेल, होलसेल, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्टोरेंट्स, मीडिया, टूरिज्म, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, लीगल सर्विसेज। टेक्स्ट में ये भी लिखा है कि ज्यादातर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज में ये सेक्टर काफी तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, सर्विस सेक्टर तो बहुत बड़ा है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये तो ट्रेडिशनल वाले हो गए। बाकी 2 कौन से हैं? यहीं पर बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है, जो इकोनॉमीज के एवोल्यूशन को दिखाता है। चौथा लेवल है क्वाटरनरी एक्टिविटीज। इसमें इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज आती हैं, जो अक्सर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से जुड़ी होती हैं। इसे कभी-कभी नॉलेज इकोनॉमी भी कहते हैं। नॉलेज इकोनॉमी, अच्छा। सोर्स के मुताबिक इसमें गवर्नमेंट फंक्शंस, कल्चरल एक्टिविटीज, लाइब्रेरीज, साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन और बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) और कंसल्टिंग शामिल हैं। आईटी और कंसल्टिंग, ठीक है। और पांचवा लेवल क्विनरी एक्टिविटीज। इसे हाईएस्ट लेवल माना जाता है, जिसमें टॉप टियर डिसीजन मेकिंग और स्ट्रैटेजिक रोल्स आते हैं। सोचिए, गवर्नमेंट में सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, साइंस में यूनिवर्सिटीज में, बड़ी कॉर्पोरेशंस में, नॉन प्रॉफिट्स में, हेल्थ केयर लीडरशिप, कल्चर और मीडिया में इन्फ्लुएंशियल फिगर्स। कुछ क्लासिफिकेशंस तो इसमें हाई लेवल डोमेस्टिक एक्टिविटीज को भी शामिल करते हैं। बेसिकली ये वो लोग हैं जो बिल्कुल टॉप लेवल पर डिसीजंस लेते हैं। ये 5 लेवल का ब्रेकडाउन वाकई एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज से कहीं ज्यादा डिटेल्ड पिक्चर देता है। ये नॉलेज और हाई लेवल डिसीजन मेकिंग की बढ़ती इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है मॉडर्न इकोनॉमीज में। प्रिसाइसली, ये बेसिक प्रोडक्शन से आगे की कॉम्प्लेक्सिटी और एवोल्यूशन को दिखाता है। अच्छा, अब एक ऐसा एरिया जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है,
इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लोग कई बार इन्हें एक ही समझ लेते हैं। किताब इन्हें कैसे अलग करती है और ये फर्क क्यों मायने रखता है? ये एक बहुत ही क्रिटिकल डिस्टिंक्शन है जिस पर सोर्स जोर देता है, और इसे सही समझना फंडामेंटल है। ये दोनों बिल्कुल एक चीज नहीं है। अच्छा। इकोनॉमिक ग्रोथ, जो डेफिनेशन दी गई है उसके हिसाब से, प्योरली एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। ये एक स्पेसिफिक पीरियड में इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज के आउटपुट में पॉजिटिव इंक्रीज को रेफर करता है। इसे आमतौर पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में परसेंटेज इंक्रीज से मेजर किया जाता है। मतलब सिर्फ आउटपुट का बढ़ना? हाँ, एसेंशियली बस इकोनॉमी का बड़ा होना, शेयर वॉल्यूम या वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन के टर्म्स में ज्यादा सामान बन रहा है। तो सिर्फ नंबर्स का ऊपर जाना हुआ ग्रोथ। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे अलग है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इससे कहीं ज्यादा ब्रॉड है और इनहेरेंटली क्वालिटेटिव है। सोर्स इसे ऐसे डिफाइन करता है कि इसमें इकोनॉमिक आउटपुट में बढ़ोतरी, ग्रोथ तो शामिल है, लेकिन उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ और लिविंग स्टैंडर्ड्स में इंप्रूवमेंट्स भी देखे जाते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे? इसमें साफ तौर पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI के एडवांसमेंट का जिक्र है, जो हेल्थ, एजुकेशन और इनकम जैसे एस्पेक्ट्स को कैप्चर करता है। डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस और ओवरऑल वेलबींग, यहाँ तक कि नेशन की हैप्पीनेस इंडेक्स जैसी चीजें भी शामिल हैं। अच्छा, तो डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ प्लस प्रोग्रेस? एग्जैक्टली, ग्रोथ प्लस प्रोग्रेस। इकोनॉमी का बड़ा होना और बेहतर होना ऐसे तरीकों से जो वाकई लोगों की जिंदगी को इंप्रूव करें। ये बहुत जरूरी फर्क है। कोई इकोनॉमी ग्रो तो कर सकती है, पर हो सकता है उसके नागरिक ज्यादा हेल्दी या एजुकेटेड ना हो रहे हों। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ सॉस इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता है। ये क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ सीधे सीधे डेवलपमेंट के आइडिया पर बिल्ड करता है। जैसा टेक्स्ट डिफाइन करता है, ये वो इकोनॉमिक ग्रोथ है जो सोसाइटी में फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो और सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे। सबके लिए मौके? हाँ, ये एक एक्सप्लिसिट रिकग्निशन है कि ग्रोथ का पैटर्न उतना ही मायने रखता है जितनी उसकी रफ्तार। फायदा सिर्फ कुछ हाथों में कॉन्सेंट्रेट नहीं होना चाहिए, वो पॉपुलेशन के अलग अलग वर्गों तक पहुंचना चाहिए। इनइक्वालिटीज कम करनी चाहिए और ज्यादा लोगों को ग्रोथ प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने और कंट्रीब्यूट करने के लिए एम्पावर करना चाहिए। फोकस सिर्फ क्या पाए बड़ा हो रहा है से हटकर इस पर आ जाता है कि क्या सबको फेयर स्लाइस मिल रहा है और क्या ज्यादा लोग इसे बनाने में योगदान दे पा रहे हैं। डेस्टिनेशन और अपॉर्चुनिटी पर ये जोर बहुत क्रूशियल लगता है, खासकर इंडिया जैसी कंट्री के लिए। चलिए अब कुछ जरूरी टर्मिनोलॉजी पर आते हैं जो इस फंडामेंटल सेक्शन में कवर की गई हैं। पहला, पॉवर्टी। सोर्स कहता है कि ये सिर्फ पैसे की कमी से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एब्सोल्युटली, जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो काफी पावरफुल है और सिंपल इनकम मैट्रिक्स से आगे जाता है। ये पॉवर्टी को हंगर, लैक ऑफ शेल्टर के रूप में डिफाइन करता है। ये बीमार होना और डॉक्टर को ना दिखा पाना है, स्कूल ना जा पाना, पढ़ना ना जानना है। ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। हाँ, और इसमें इनसिक्योरिटी भी शामिल है, जॉब ना होना, भविष्य का डर, एक एक दिन जीना। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि पॉवर्टी के कई चेहरे हैं जो समय और जगह के साथ बदलते हैं। इंपॉर्टेंटली, ये पॉवर्टी को सिर्फ एक अवस्था नहीं बल्कि एक कॉल टू एक्शन के रूप में फ्रेम करता है, सबके लिए, गरीब और अमीर दोनों के लिए, कि हालात बदले जाएं ताकि ज्यादा लोगों को बेसिक नेसेसिटीज, एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी और एक आवाज मिल सके। ये डेप्रिवेशन के मल्टी डायमेंशनल नेचर को अंडरस्कोर करता है। बहुत ही ह्यूमन सेंट्रिक डेफिनेशन है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या कहा गया है? कोर डेफिनेशन सीधी है। अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब कोई व्यक्ति काम करने को तैयार और सक्षम हो, लेकिन उसके पास कोई पेड जॉब ना हो। Willing and able to work but no job. एग्जैक्टली। सोर्स लेबर फोर्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता है, जिसमें एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों शामिल होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बस लेबर फोर्स का वो परसेंटेज है जो करंटली अनएम्प्लॉयड है। हालांकि टेक्स्ट मेजरमेंट की कॉम्प्लेक्सिटीज की तरफ भी इशारा करता है, जैसे ये तय करना कि कितना काम एम्प्लॉयड माना जाएगा और सबको एक्यूरेटली काउंट करना। यह हमेशा उतना सिंपल नहीं होता जितना लगता है। सही बात है। अच्छा, अगली जोड़ी, मॉनेटरी पॉलिसी वर्सेस फिस्कल पॉलिसी। ये इकोनॉमी को मैनेज करने के बड़े लेवर्स हैं। किताब इनमें क्या फर्क बताती है? ये मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट में एक फंडामेंटल डिस्टिंक्शन है। सोर्स बहुत क्लियर लाइन ड्रॉ करता है। बताइए। मॉनेटरी पॉलिसी रिफर करती है सेंट्रल बैंक के एक्शंस को, इंडिया के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, जिनका मकसद इकोनॉमी में मनी सप्लाई और क्रेडिट कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करना होता है। इसमें इंटरेस्ट रेट सेट करना, बैंक्स के लिए रिजर्व रिक्वायरमेंट्स मैनेज करना
और ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंडक्ट करना जैसे टूल्स शामिल हैं। ये सब लिक्विडिटी और क्रेडिट की कॉस्ट को मैनेज करने के बारे में है। ये आरबीआई का डोमेन है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई का काम। जी। दूसरी तरफ है फिस्कल पॉलिसी। ये गवर्नमेंट के टैक्सेशन और पब्लिक स्पेंडिंग से जुड़े डिसीजन से पर्टेन करती है। सरकार टैक्सेस से कितना रेवेन्यू कलेक्ट करती है, वो पैसा कैसे खर्च करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिफेंस पर, वेलफेयर स्कीम्स पर, सैलरीज पर। ये डिसीजंस सीधे सीधे एग्रीगेट डिमांड और इकोनॉमिक एक्टिविटी को इम्पैक्ट करते हैं। ये गवर्नमेंट का डोमेन है, आमतौर पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। गवर्नमेंट का डोमेन। हाँ, सोर्स कहता है कि दोनों पॉलिसीज इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, कभी साथ मिलकर काम करती हैं, कभी अलग अलग दिशाओं में खींचती है। तो एक मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई, दूसरी गवर्नमेंट टैक्सिंग एंड स्पेंडिंग गवर्नमेंट। समझ गई। टैक्स के बारे में भी ब्रीफली बता दीजिए, इसका पर्पस। टैक्स के अनुसार टैक्सेस कंपल्सरी लेवीज हैं जो गवर्नमेंट्स नागरिकों और बिजनेसेस पर लगाती हैं, प्राइमरीली रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। रेवेन्यू क्यों चाहिए? ये रेवेन्यू पब्लिक सर्विसेज और प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए जरूरी है, जिनका एम इकोनॉमी को बूस्ट करना और सिटीजन्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना होता है। सोर्स इसके मल्टी लेवल बेनिफिट्स हाईलाइट करता है। नेशनल डेवलपमेंट, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल अपलिफ्टमेंट और वेलफेयर एक्टिविटीज की फंडिंग। इसे कलेक्टिव वेलबींग में एक क्रूशियल कंट्रीब्यूशन के तौर पर पोजीशन किया गया है। ठीक है। और फिर है इन्फ्लेशन। ये शब्द तो आजकल रोज ही सुनने को मिलता है। इससे टेक्निकली कैसे डिफाइन किया गया है? इन्फ्लेशन को सोर्स में डिफाइन किया गया है एक सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बेसिकली कीमतें आमतौर पर बढ़ रही हैं। और इसका नतीजा? पैसे की परचेसिंग पावर में गिरावट। करेंसी की हर यूनिट, मान लीजिए हर रुपया, पहले से कम गुड्स और सर्विसेज खरीद पाती है। सोर्स समझाता है कि ये डिक्लाइन रेट अक्सर एक रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की एवरेज प्राइस इंक्रीज में रिफ्लेक्ट होता है। ये इन्फ्लेशन को उसके ऑपोजिट डिफ्लेशन से भी कॉन्ट्रास्ट करता है, जो जनरल प्राइस लेवल में सस्टेन्ड डिक्रीज होता है, जहां परचेसिंग पावर असल में बढ़ जाती है। हाँ, वो एहसास जब लगता है कि पैसे की कीमत कम हो गई है। अच्छा, आखिर में एक ऐसी जोड़ी पर बात करते हैं जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इकोनॉमिक्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के तहत मेंशन की गई है, एफडीआई वर्सेस एफएफआई। की डिफरेंस क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है और सोर्स इसे साफ तौर पर बताता है। क्या है वो? एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। टेक्स्ट इसे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट के रूप में डिस्क्राइब करता है जहां फॉरेन मनी किसी ऐसी कंपनी में ट्रांसफर होता है जो इन्वेस्टर के होम कंट्री के बाहर बेस्ड है, और की गोल होता है उस कंपनी में एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एस्टैब्लिश करना। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट? हाँ, डायरेक्ट का मतलब है फॉरेन एंटरप्राइज पर एक सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस या कंट्रोल होना। इसमें अक्सर फिजिकल इन्वेस्टमेंट शामिल होता है, जैसे फैक्ट्री लगाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना या एग्जिस्टिंग कंपनीज में सब्सटैंशियल स्टेक्स खरीदना। फिजिकल प्रेजेंस। सोर्स मेंशन करता है कि इसमें अक्सर टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट एक्सपर्टीज का ट्रांसफर भी शामिल होता है। इसे इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज के लिए उन नेशंस को फाइनेंस करने का एक तरीका माना जाता है जिनके पास रिसोर्सेज कम हैं। तरीके हो सकते हैं मर्जर्स, एक्विजिशंस, जॉइंट वेंचर्स या होली ओन्ड सब्सिडरीज बनाना। इंपॉर्टेंटली, एफडीआई को आमतौर पर एक स्टेबल, लॉन्ग टर्म फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। स्टेबल और लॉन्ग टर्म? जी। सोर्स मटेरियल में जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो इसे सही समराइज करते हैं। फिजिकल इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म, इसमें एसेट्स, टीएक्स फंड्स, टेक एंड अदर रिसोर्सेज शामिल हैं और ये रिलेटिवली स्टेबल है। ठीक है, तो एफडीआई मतलब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, कंट्रोल, अक्सर फिजिकल प्रेजेंस। एफआईआई इससे कैसे अलग है? एफआईआई का मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। सोर्स इसे उन इन्वेस्टमेंट्स के रूप में डिफाइन करता है जो इंस्टीट्यूशंस या विदेश में पूल्ड फंड्स द्वारा किसी दूसरे देश के फाइनेंशियल एसेट्स में किए जाते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स जैसे फॉरेन म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज का इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना या इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदना। इन एफआईआईज को सिक्योरिटीज रेगुलेटर, इंडिया में सेबी, के साथ रजिस्टर करना होता है। अच्छा। अब एफआईआई इनफ्लोज इकोनॉमी को कैपिटल प्रोवाइड करके काफी बेनिफिट कर सकते हैं, लेकिन सोर्स एक की कैरेक्टरिस्टिक नोट करता है, ये शॉर्ट टर्म और ज्यादा वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल मतलब? अस्थिर। हाँ, अस्थिर। जब एफआईआईज भारी मात्रा में इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट्स ऊपर जाते हैं, लेकिन अगर वो निकलने का फैसला करते हैं तो वो जल्दी से एग्जिट कर सकते हैं, जिससे मार्केट में उतार चढ़ाव आता है। ये प्राइमरीली फाइनेंशियल मार्केट्स में कैपिटल फ्लोज के बारे में है, ना कि फिजिकल एसेट्स पर डायरेक्ट कंट्रोल के बारे में। वो हैंड रिटन नोट इसे परफेक्टली कैप्चर करता है। ओनली कैपिटल फ्लोज और वॉलेटाइल। हाँ, ये फर्क बहुत साफ है। जी।
तो कोर डिफरेंस इंटेंट में है, लॉन्ग टर्म कंट्रोल वर्सेस शॉर्टर टर्म फाइनेंशियल रिटर्न्स, और इन्वेस्टमेंट के नेचर में है, फिजिकल एसेट्स ऑपरेशंस वर्सेस फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। स्टेबल, लॉन्ग टर्म एफडीआई और पोटेंशियली वॉलेटाइल शॉर्ट टर्म एफआईआई के बीच का ये फर्क निश्चित रूप से पॉलिसी मेकर्स के लिए मैनेज करना बहुत क्रिटिकल है। बहुत बढ़िया क्लैरिफिकेशन। तो संजीव वर्मा के फंडामेंटल सेक्शन पर आधारित इस डिस्कशन को रैप अप करते हुए हमने क्या मेन इनसाइट समझी? हाँ, समराइज करते हैं। पहली बात, इकोनॉमिक्स अपने कोर में स्कैसिटी को मैनेज करने का साइंस है। लिमिटेड रिसोर्सेज को प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे इस्तेमाल करें ताकि अनलिमिटेड वांट्स पूरी हो सके। बिल्कुल। दूसरी, सोसाइटीज ये चॉइसेस अलग अलग सिस्टम्स के थ्रू करती हैं। कैपिटलिस्ट, मार्केट लेड, प्राइवेट ओनरशिप, जी सोशलिस्ट, स्टेट लेड, प्लान्ड, जी या मिक्स्ड जैसे इंडिया, जो बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, जिसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज है। जी तीसरी, इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ बड़ा होना, क्वांटिटेटिव आउटपुट जैसे जीडीपी, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेहतर होना, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट्स जैसे हेल्थ, एजुकेशन वाया एचटीआई प्लस ग्रोथ में फर्क करना क्रूशियल है। और इंक्लूसिव ग्रोथ इसे और आगे ले जाती है। ये मांग करती है कि ग्रोथ के बेनिफिट्स वाइडली शेयर हों। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और चौथी बात, की टर्म्स को समझना एसेंशियल है। मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक का टूल किट मनी क्रेडिट के लिए, फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट का टूल किट टैक्स स्पेंडिंग के जरिए, इन्फ्लेशन, बढ़ती कीमतें जो परचेजिंग पावर कम करती हैं, और एफटीआई, लॉन्ग टर्म स्टेबल इन्वेस्टमेंट एसेट्स कंट्रोल में, और एफआईआई, शॉर्टर टर्म वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल मार्केट्स में के बीच का महत्वपूर्ण अंतर। बिल्कुल सही पॉइंट्स हैं। ये तो इकोनॉमी विदाउट टीयर्स सेक्शन की बस एक झलक थी, बिल्कुल बेसिक्स। किताब की टेबल ऑफ कंटेंट्स देखें तो साफ है कि ये जीडीपी मेजरमेंट की बारी क्यों, इंडिया की प्लानिंग हिस्ट्री, पॉवर्टी एस्टिमेशन पर डिटेल डिबेट्स, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के चैलेंजेस, फॉरेन ट्रेड डायनामिक्स, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, और हाँ, पोस्ट पैंडेमिक ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप जैसे एरियाज में कहीं ज्यादा गहराई तक जाती है। जी, ये तो बस शुरुआत है। पर इस फाउंडेशनल डिस्कशन पर सोचते हुए एक सवाल मन में आता है, जो असल में किताब के वाई ऑफ इकोनॉमिक्स सेक्शन में पूछा भी गया है। उसमें पूछा गया है कि कुछ देश अमीर क्यों हैं और कुछ गरीब क्यों, या हम सबको रोजगार क्यों नहीं दे सकते। ये बड़े सवाल हैं। हाँ, अगर हमारे पास ये फ्रेमवर्क्स हैं और हम इन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, स्कैसिटी, मार्केट्स, पॉलिसी टूल्स, तो फिर डीप रूटेड पॉवर्टी और क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट जैसी परसिस्टेंट चैलेंजेस इतनी स्टबनली क्यों बनी हुई हैं, खासकर इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमीज में। क्या कमी हमारे इकोनॉमिक मॉडल्स में ही है, या पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में गड़बड़ी है, या कोई गहरे स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, या फिर ये इन सबका और कुछ और का कॉम्बिनेशन है। ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हमें आगे के रास्ते के बारे में क्या बताते हैं? खैर, ये शायद सोचने के लिए एक पॉइंट है। अगली बार तक कीप एक्सप्लोरिंग।